नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी बाई नंदलाल भारती पर। नंदलाल भारती के अंग्रेजी अप्रकाशित उपन्यास हेट एंड हाइट का हिंदी रूपांतरण कांटों के पार कहानी श्रृंखला की पहली कहानी ग्वालियर की पहली यात्रा। और मैं हूँ नंदलाल भारती, लेखक एवं वाचन। जीवन की कुछ यात्राएं केवल हमें एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं ले जाती, बल्कि हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारी संवेदनाओं को भी एक नया रास्ता दिखाती हैं। कभी कभी सफ़र में मिलने वाले अनजान लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो वर्षों तक हमारे भीतर गूंजती रहती है। आज की ऐसी ही एक यात्रा की कहानी है। एक रेलवे सफ़र, दो अनजानी मुलाकातें और कुछ ऐसे प्रश्न जो आज भी हमारे समाज और हमारी संवेदनाओं के सामने खड़े हैं। एक और विदेश से आया एक यात्री जो भारत को अपनी आँखों से समझना चाहता है, और दूसरी ओर इसी मिट्टी का एक युवक जो अपने ही समाज में सम्मान और पहचान की तलाश में है। आइए चलते हैं ग्वालियर स्टेशन की उस सुबह की ओर, जहाँ एक साधारण सी यात्रा जीवन का एक असाधारण अनुभव बन जाती है। चौंकिएगा नहीं, यह कहानी के पात्र बुद्धनाथ की यात्रा पर आधारित है, तो देर किस बात की। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी हुई तो डिब्बे में बैठे यात्रियों के बीच जुलाई 1988 की सुबह हलचल सी मच गई। क्या हुआ भैया? खिड़की के पास बैठे एक यात्री ने उत्सुकता से पूछा। लगता है किसी ने चेन पुलिंग कर दी है। इन चेन पुलिंग करने वालों से बड़ी परेशानी होती है। अपनी सुविधा के लिए सैकड़ों यात्रियों का समय खराब कर देते हैं। सामने बैठे युवक ने झुंझलाते हुए कहा। तभी एक बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, शायद ट्रेन समय से पहले पहुंच गई है, इसीलिए धीरे धीरे चल रही है। भारतीय रेल और समय से पहले किसी ने हंसते हुए कहा। इसी बीच सामने बैठे एक विदेशी यात्री ने साफ हिंदी में कहा, यदि ऐसा है तो यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व की बात है। उसकी धारा वाह प्रवाह हिंदी सुनकर मैं चौंक गया। तभी एक यात्री घबराया हुआ दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। विदेशी यात्री ने पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है मित्र? अस्पताल जाना है, रिश्तेदार का
सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है, हालत गंभीर है। कैसे हुआ? गलत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। वे सड़क पर गिरे और पीछे से आ रही कार उनके पैर के ऊपर से निकल गई। कुछ क्षणों के लिए डिब्बे में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग यात्री ने धीमे स्वर में कहा, आजकल सड़कें लोगों को मंजिल तक कम और अस्पताल तक ज़्यादा पहुंचा रही हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ग्वालियर। विदेशी यात्री ने पूछा, क्या यह ग्वालियर है? जी हाँ, मैंने उत्सुकता बस पूछा। आपको हिंदी इतनी अच्छी कैसे आती है? वह मुस्कुराया। भारत को समझना है तो हिंदी को समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों से हिंदी सीख रहा हूँ। अब तो यह दुनिया की महत्वपूर्ण भाषाओं में शामिल हो चुकी है। भारत की मातृभाषा हिंदी का नाम जान। मैं इंग्लैंड से हूँ, भारत भ्रमण पर निकला हूँ। आगरा से आया हूँ और अब ग्वालियर देखने जा रहा हूँ। मैंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम बुद्धनाथ है। बुद्धनाथ बहुत सुंदर नाम है, उसने कहा। उसके शब्दों में अपनापन था। आपके नाम में शांति और ज्ञान दोनों का आभास होता है। भारत बुद्ध की भूमि है। इसी धरती ने संसार को करुणा, सह-अस्तित्व और मानवता का संदेश दिया है। मैं मुस्कुरा दिया। स्टेशन से बाहर निकलते हुए बातचीत इतिहास और संस्कृति से आगे बढ़कर समाज तक पहुंच गई। जॉन ने कहा, भारत मुझे बहुत आकर्षित करता है। यहाँ की विविधता अद्भुत है। अलग अलग भाषाएं, भोजन, वेशभूषाएं और परंपराएं, फिर भी एक देश। लेकिन एक बात मुझे बहुत हैरान परेशान करती है। क्या? जाति और छुआछूत। मैं कुछ क्षण चुप रहा। वो आगे बोला, मैंने कुछ जगहों पर देखा कि लोग आज भी जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटते हैं। यह मेरे लिए समझना कठिन है। मैंने धीरे से कहा, दुर्भाग्य से यह हमारे समाज की पुरानी समस्या है, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया जारी है। जॉन ने गंभीर स्वर में कहा, जिस समाज में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को छूने से अपवित्र होने का भय महसूस करे, वहाँ समस्या केवल परंपरा की नहीं, सोच की होती है। उसकी बात मेरे भीतर गहराई तक उतर गई। मैंने कहा, शिक्षा, जागरूकता और संवेदनशीलता धीरे धीरे इन दीवारों को तोड़ रही है। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि भारत इस लड़ाई को भी जीत लेगा।
स्टेशन के बाहर हमारी राहें अलग हो गई। वह टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ गया और मैं अपने नए कार्यस्थल का पता खोजने लगा। मैं पहली बार ग्वालियर आया था। एक स्वास्थ्य उत्पादन निर्माण कंपनी में मेरी नियुक्ति हुई थी। जेब में नियुक्ति पत्र था और मन में भविष्य के अनेक सपने। लेकिन हर नया सपना अपने साथ थोड़ी घबराहट और थोड़ा अकेलापन भी लेकर आता है। मुझे कार्यालय में अपने पहुंचने की सूचना देनी और पता पूछना था। मेरे पास टेलीफोन नंबर था। उस समय मोबाइल फ़ोन का चलन नहीं था और न ही मेरी औकात भी। इसलिए मैं एसटीडी बूथ खोजने लगा। एक व्यक्ति से पूछा, उसने अनसुना कर दिया। दूसरे ने बिना रुके कंधे पर बंदूक टांगे आगे बढ़ जाना ही उचित समझा। तीसरे ने केवल हाथ के इशारे से दिशा बता दी। मैं अभी इधर उधर भटक ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, भैया कहाँ जाना है? मैंने मुड़कर देखा। साधारण कपड़ों में एक ग्रामीण युवक खड़ा था। गांधी नगर जाना है। मैं उधर ही रहता हूँ। रास्ते का रास्ता बता देता हूँ। उसकी सहजता ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। चलते चलते मैंने उसका नाम पूछा, शांति अहिरवार। बहुत अच्छा नाम है। वह हल्का सा मुस्कराया, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी उतर आई। नाम अच्छा है, लेकिन लोग नाम से पहले जाति पूछते हैं। मैं उसकी ओर देखने लगा। वह बोला, जब लोग मेरी जाति जानते हैं तो कई बार उनके व्यवहार का स्वर बदल जाता है। उसकी आवाज़ में शिकायत कम और थकान अधिक थी, शायद पीढ़ियों से चली आ रही थकान। मैंने कहा, यह केवल तुम्हारी नहीं, हमारे पूरे देश की समस्या है भाई। मैं भी उसी देश और समाज का हिस्सा हूँ जिसका आप हैं मेरे भाई। वह बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, क्या कभी यह सब बदलेगा? मैं कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, हर अन्याय का एक अंत होता है। शिक्षा, आत्मसम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता परिवर्तन के सबसे बड़े साधन है। वह ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहा, पढ़ो, आगे बढ़ो, संविधान को धर्म ग्रंथ मानो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दुनिया का सबसे प्रभावी उत्तर सफलता होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई साहब, मुझे भी। कुछ ही देर बाद वह अपनी राह चला गया और मैं रिक्शे में बैठकर गांधी नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर दो चेहरे मेरे साथ थे। एक जान का जो हजारों किलोमीटर दूर से भारत आया था और जिसने हमारे देश की सुंदरता के साथ साथ उसकी चुनौतियों को भी देखा था। दूसरा शांति का, जो इसी मिट्टी में जन्मा था और फिर भी सम्मान और
समान अवसरों के लिए संघर्ष कर रहा था। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी देश को समझने के लिए केवल उसके इतिहास, किलों और स्मारकों को देखना पर्याप्त नहीं होता। किस समाज की वास्तविक तस्वीर उसके साधारण लोगों के जीवन में दिखाई देती है। शाम तक मैं अपने कार्यालय पहुंच गया। नई नौकरी, नया शहर, नई जिम्मेदारियां मेरा इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन उस दिन हुई दोनों मुलाकातें मेरे भीतर अस्थायी रूप से दर्ज हो चुकी थीं। बरसों बीत गए, शहर बदले, लोग बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन ग्वालियर स्टेशन की वह सुबह आज भी मेरे भीतर वैसी ही जीवित है। आज भी जब किसी स्टेशन पर भीड़ को जल्दी में भागते देखता हूँ, किसी यात्री को रास्ता पूछते सुनता हूँ या किसी अनजान शहर में स्वयं को अकेला पाता हूँ, तब जान और शांति दोनों याद आ जाते हैं। एक ने मुझे बताया था कि दुनिया में हमें किस नज़र से देखती है। एक ने मुझे बताया कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। दूसरे ने मुझे यह सिखाया था कि हमें अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है। उस दिन मैंने समझा कि यात्राएं केवल दूरी तय नहीं करती, वे मनुष्य को भी बदलती हैं। कुछ लोग वर्षों साथ रहकर भी याद नहीं रहते, जबकि कुछ लोग मिनटों की मुलाकात में जीवन भर के लिए इस स्मृतियों का हिस्सा बन जाते हैं। जान और शांति मेरे जीवन में मेरी ग्वालियर रेल यात्रा के ऐसे ही दो यात्री थे। आज भी मुझे विश्वास है कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म, जात या देश से नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और संवेदनशीलता से होती है। समाज की महानता उसके स्मारकों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके लोगों के हृदय की विशालता से मापी जाती है। ग्वालियर की मेरी पहली यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उस यात्रा ने मेरे भीतर एक नई यात्रा शुरू कर दी थी। मनुष्यता को समझने की यात्रा, समाज को नए दृष्टिकोण से देखने की यात्रा और स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने की यात्रा। शायद हर यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि हम जहाँ पहुँचते हैं उससे कहीं अधिक बदल कर लौटते हैं। और सच तो यह है कि रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन रास्ते में मिलने वाले लोग हमें मनुष्य बनाते हैं। तो मित्रों, यह थी कहानी श्रृंखला कांटों के पार की पहली कहानी, ग्वालियर की यात्रा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यात्राएं केवल दूरी नहीं नापती, वे हमारे भीतर छिपे मनुष्य को भी जगाती हैं। रास्ते में मिलने वाले लोग कभी कभी हमें वह सिखा जाते हैं जो वर्षों तक पढ़ाई और अनुभव से भी नहीं सीख पाते। जान और शांति दो अलग अलग संसारों से आए ये दो पात्र हमें एक ही बात समझाते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके जन्म, जाति, भाषा या देश से नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और संवेदनशीलता से होती है।
यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपका स्नेह ही इस रचनात्मक यात्रा की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी श्रृंखला कांटों के पार की दूसरी कहानी के साथ दो भाई जात से ऊपर इंसानियत में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अपने मित्र नंदलाल भारती को इजाज़त दीजिए, अनुमति, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन रास्ते में मिलने वाले लोग हमें मनुष्य बनाते हैं। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है, यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।